गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो क्या जानते हैं आप बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, बताइए। जो नील्स बोर थे, हमारे जो साइंटिस्ट नील्स बोर हैं, ये है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हमारे साइंटिस्ट नील्स बोर हैं, उन्होंने 1913 में, कब 19 एक मिनट रुक जाइए, हाँ 1913 में क्या किया, एक एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल दिया नील्स बोर ने। क्या है हमारे साइंटिस्ट का नाम, नील्स बोर। 1913 में इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी क्लियर किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। तो ये सारा हम इनके पोस्टुलेट में देखते हैं। तो 1913 में नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ठीक, उन्होंने क्या बताया पहला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर अपने पाथ पे, या सर्कुलर पाथ बोले या सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें क्या करता है, मूव करते रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। मान लेते हैं आपके पास एक एटम है और उसका ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से यहाँ तक जो उसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होंगे। तो पहला तो ये कि इसका जो ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, ये जो सर्कुलर पाथ है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के होते हैं। ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन मूविंग हैव डिफरेंट ये स्क्रीन पे क्लियर है ना आपको? ओके, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आपको अर्लियर क्लास में पता है ये न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के बाहर जो एटम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन्हीं एनर्जी लेवल्स को क्या कहा जाता है, जैसे इस के कह देंगे, इसको एल, इसको यहाँ से ठीक, रुको रुको, यहाँ से कर लेते हैं इसको एल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ।
ये हो गया आपका सबसे पहला वाला लेवल के, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एल, तीसरा हो गया एम, और एक लास्ट हो गया एन, ठीक है। और इन सब के लिए जो नंबर ऑफ एन है वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पहला कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, उनका एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होगा। कैसे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होगा, अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से ऑर्बिट में घूमते रहेगा, के ऑर्बिट में घूमते रहेगा। क्योंकि अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसी सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन बस ना अलग अलग इस तरह से पूरा राउंड करते रहेगा, तो इसका ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास हाइड्रोजन में आप एक और क्या बना दोगे, ऑर्बिट बना दोगे, नहीं बन सकता ना, क्योंकि उसके पास कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड में क्या बोल रहा है, वेयर ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन मूविंग हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में होंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो आपका n इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी के, जो आपका एनर्जी का लेवल है ना, वो क्या हो गया, k हो गया। अगर आप हीलियम की बात करेंगे तो भी वो k ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग किसकी बात करें, बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन में पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा और उसके बाद 3 नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे, तो इसका k शेल और l शेल, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है ना, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि k और l दो शेल इसमें शामिल हो गए, तो इस तरह ऑर्बिट जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो थर्ड उन्होंने कहा कि इनका ये क्वांटाइज्ड होंगे, ठीक है। इनका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा इज क्वांटाइज्ड। तो जो एंगुलर मोमेंटम है mvr जो हम बोलेंगे वो क्या होगा, nh/2 पाई, ठीक है, क्वांटाइज्ड होगा, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें देखो जो n है वो आपका इंटीजर्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 रख दोगे तो ये हो गया 2 पाई। अगर इसी के जगह आपको 2 रखना हो तो h/पाई, वेयर n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1। इस तरह से जो आपका सीरीज है वो डिफरेंट डिफरेंट n के लिए क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम। हम जो ये क्वांटाइज टर्म पढ़ रहे हैं अभी हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भी एटम होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं, एक तो उनकी एनर्जी डिफरेंट लेवल की भी होगी क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि उनका जो क्वांटाइज्ड होता है मोमेंटम, ठीक है, जो उनका मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर वो किसी न्यूक्लियस से उनका जो डिस्टेंस है वो रेडियस r हो गया और वो जिस वेलोसिटी से घूम रहे हैं ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। उनका जैसे वो वेलोसिटी उनकी जो भी है उनके पास एक अपना मोमेंटम भी होगा और इस एटम का अपना एक क्या होगा, मास होगा। मास के साथ उनका एक अपना वेलोसिटी होगा और उनके पास अपना एक रेडियस होगा, ठीक है। मास, वेलोसिटी और रेडियस इज इक्वल टू उनका जो मोमेंटम काम कर रहा है वो nh/2 पाई के इक्वल होगा। ये क्लियर है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इस पेज और इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ मैं क्योंकि एक और आपका इसमें पॉइंट ऐड होगा, ठीक।
ये यहाँ से, ओके। अब आपका फोर्थ पॉइंट में क्या है, इसके पोस्टुलेट में ध्यान से देखिए। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जो भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, an electron radiate their energy when jump from ground state to excited state or jump from lower energy to higher energy level। क्लियर है इतना? चौथा उनका पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएट करेंगे अपनी एनर्जी को कब, जब वो एक लेवल से, यानी कि ग्राउंड स्टेट कुछ होगा, उस ग्राउंड स्टेट से वो जब हायर स्टेट में जाएंगे तब वो क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे। यहाँ पर पहुंच गए, अब वहां से वापस जब आना होगा तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। साथ ही जब वो एक लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो कुछ एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करेंगे, और जब वहां से वापस आना होगा तो उसी एनर्जी को वो किस रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देख लें कि इसका जो रेडिएशन है वो कैसे होगा, तो रेडिएशन जो हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है, अगर वो लोअर से हायर जा रहा है, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तब वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो हायर एनर्जी या हायर स्टेट से क्या करेगा, टू लोअर में जंप करेगा या वापस आएगा, तब वो क्या करेगा, एमिट करेगा अपनी एनर्जी को, ठीक है, अपने रेडिएशन को, तब वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो यहाँ पर रेडिएशन का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन का दो स्टेट है, एक तो ग्राउंड से जब वो क्या करेगा, हायर में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद एनर्जी को एमिट करेगा जब वो हायर से लोअर में आएगा। क्लियर है इतना? तो ये इसका पोस्टुलेट था। अब इसके साथ हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, और उसका ऑर्बिट भी फिक्स होता है। साथ में एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब ये जाएगा तब वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन करेगा, जब अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से जब दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाएगा, तो ये इन्होंने बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स थे जो क्या थे, अनक्लियर्ड थे इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें। चलिए फिर देखते हैं। ये जो टॉपिक है आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बेस्ड, एनर्जी लेवल पे बेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडिएशन और आपके रेडियाई से रिलेटेड, वेलोसिटी, मोमेंटम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो आपको। तो देखिए यहाँ पर, हाँ क्लियर है, यहाँ पर जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना जो क्या है, डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव, अगर गेन कर रहे हैं एनर्जी तो जंप फ्रॉम लोअर टू हायर उनको जाना पड़ेगा, और लूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एंड लेवल पे आना पड़ेगा। जब वो अपनी एनर्जी को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। अगर वो एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी लेवल पे नहीं जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो अपने ही ऑर्बिट में घूमे जा रहा है उसी वेलोसिटी के साथ, ठीक।
तो ये जो मोमेंटम वाला हम बात कर रहे थे, अब देख लो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड है, इनका अपना एक रेडियस है और एक अपना इलेक्ट्रॉन का मास है जो उस वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में राउंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन करेगा मूव, दोज ओनली ऑर्बिट विच इज एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कौन सा है जो वैल्यू रॉन्ग है, हाइड्रोजन एटम का वो वैल्यू नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू आपका MVR, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपका क्या है, NH/2 ये फॉर्मूला है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है, तो अगर आपने n इज इक्वल टू 1 रखा तो H/2 पाई पॉसिबल है। ठीक है, ये तो सही है, मतलब ये वाला सही है। साथ में अगर हमने किसी इसमें n इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए अगर लेवल लिया और उसमें 2 लिया, तो यहाँ पे 2 रख के देखो तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब H/पाई भी सही है। साथ में 3 रख के देखो, 3/2 मतलब वो कटेगा नहीं। ठीक है, 3H/2 पाई आ जाएगा इसका फॉर्मेट। अगर आपने 4 रख लिया, 4 ऊपर रख लिया और ये 2, तो 2H बाई नीचे ये पाई है, तो 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पर आपका देखो, ऊपर 3H नीचे 4 पाई, तो ये भी सही है। 3H/2 पाई अगर आ गया तो ये हो गया 3H/2 पाई। अगर 4 रख लिया तो 2H/2 पाई, ये कट जाएगा, जो कि फॉर्मेट गलत हो जाएगा आपके फॉर्मूला का। दूसरा, यहाँ पे 3H/4 पाई दिया है, यहाँ पे पहचान लो कि 4 पाई तो हमारे क्या है, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में है ही नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से आपको एंगुलर मोमेंटम का जो है क्वेश्चन दे सकता है कि किस तरह से हाइड्रोजन एटम के लिए वर्क करेगा, या हो सकता है उसके अलावा किसी और अदर एटम के स्पेक्ट्रम के लिए भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। हमारा जो अभी बोर्स मॉडल एटॉमिक थ्योरी है उसमें फोकस हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो इसके सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। ठीक, इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका जो ये रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा। ये जो आपका हाइड्रोजन एटम का रेडिएशन है, ठीक है, एक तो आपका क्या होगा, जो इसकी एनर्जी होगी रेडिएशन की, वो आपका इनिशियल और फाइनल, ये मैंने F लिखा और ये मैंने I लिखा। तो आपका ये जो इनिशियल और फाइनल एनर्जी है जो कि एमिट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कि जैसे कि आपका रेडिएशन हो गया N इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए पहला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल रहेगा। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन एटम जंप करके यहाँ जा रहा है और यहाँ से वो वापस आ रहा है, तो उसका जो इनिशियल रहेगा और जब वो फाइनल रहेगा, अगर आपने उस एनर्जी को माइनस कर दिया तो आपको एक क्या मिल जाएगा, एक एनर्जी का वेरिएशन मिल जाएगा कि फाइनली वो कितना वेरिएबल लाया है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज किया है, तो कितना उसमें डिफरेंस आया है ये आपको उसके फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी से पता चल जाएगा, उसके फाइनल और इनिशियल रेडिएशन के एमिशन से। क्लियर है। अब देखते हैं इसका जो लिमिटेशंस है वो क्या है। इसका जो लिमिटेशन है उसमें आपको बस कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो कि ये जीमन इफेक्ट को क्लियर नहीं करता, नॉट दिस मॉडल, ये जीमन इफेक्ट को क्लियर नहीं करता। दूसरा कि ये मल्टी जो इलेक्ट्रॉन है, स्पेक्ट्रम, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम
एक मिनट वेट करेंगे। कहाँ थे? हाँ, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, ये जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम किसी भी एटम का क्लियर नहीं करता। जैसे हाइड्रोजन के बारे में तो क्लियर कर दिया इसने, इसके अलावा और एक दो कुछ और भी अगर आप एटम लेते हैं और उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है, सिंगल एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, 1 इलेक्ट्रॉन में हम हाइड्रोजन का ले रहे हैं, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो एक से ज्यादा और भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो मॉडल है वो क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये चेंजेस क्यों है इसमें। ठीक, तो ये पोस्टुलेट में आप क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट्स को ध्यान देंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कि कैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में हम मैं बोहर एटॉमिक मॉडल ये लिख करके यहाँ पे आपको लिख रही हूँ, कैलकुलेशन फॉर रेडियस। ठीक, ठीक, ओके डन। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा बच्चा, ये आपका रेडियस हो गया r। ठीक है, और ये जो जिस वेग से गति कर रहा है ये उसकी वेलोसिटी हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी मास को कैरी करेगा। ठीक है, तो उसका जो मास हो गया इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो गया, 9.1 इंटू 10⁻31, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक, -31 जूल पर सेकेंड। ठीक, ये आपका वो हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक, अब साथ में ये जो उसकी वेलोसिटी है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी हमने देख लिया है, mvr इज इक्वल टू होता है h/2π। ये भी क्लियर है आपको। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ अपना चार्ज होगा। अब देखिए, न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में किसी तरह का रिपल्सन अट्रैक्शन होगा, तो इट मींस कि रिपल्सन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या है, कि हमने कोई एक कांस्टेंट ले लिया और आपका मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये चार्ज Q1 है और इस चार्ज को मैंने Q2 नाम दे रखा है। इसको चलो नाम दे देते हैं Q2। हमारे पास इसके लिए 2 चार्ज है और इनके बीच का एक डिस्टेंस है अपना, इसको R ले लेते हैं, इनका जो अपना रेडियस है। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और इसको कर दिया हमने डिवाइड बाय R। क्लियर है इतना? तो ये जो एनर्जी यहाँ पे लग रहा है और ये R स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका R स्क्वायर। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। अब जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स। तो कहीं ना कहीं उस अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स काम कर रहा होगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए वो उसके अपोजिट आपने सुना होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा होगा। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, चलिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया क्या? ठीक, इतना क्लियर है? यहाँ पे और एक स्क्रीन है क्या? नहीं नहीं, ओके। तो ये हो गया आपका, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा।
तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, इतना दिख रहा है? ठीक, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अब वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था वो K Q1 Q2 था डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा या कार्य करेगा, तो ये K तो एज इट इज है, साथ में यहाँ पे हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, है ना। ये जो है Z इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यही हमारा क्या है अभी के लिए, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मैंने इसकी वैल्यू Ze लिख दी। ठीक, Ze साथ में इसका अपना क्या होगा, मास होगा इस इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर वही चीज R स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि जो सेंट्रीफ्यूगल और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो आप इसको क्या करोगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका क्या होता है, जो आपका मोमेंटम है, ठीक है, तो mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर m की वैल्यू पुट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से m इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई vr, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए। हाँ, फिर उसके बाद इसके आगे जाते हैं। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल है, अब यहाँ से देख लो उसका मोमेंटम। दूसरी चीज, यहाँ पर हमको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके इक्वल है, तो ये K ZEM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, साथ में ये किसके इक्वल है, क्योंकि ये बाहर की ओर लग रहा है तो ये अपने मोमेंटम के इक्वल है, ये जो है अपने मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ पर mvr डिवाइडेड बाय आपका, रुको, ठीक, मोमेंटम आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका m, एक मिनट, mvr, ठीक, mvr डिवाइडेड बाय आपका हो गया ये r। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आपका क्या, अच्छा ये एक मिनट, एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये r हटाओ, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ से हमको v स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तब हम क्या करेंगे, हाँ, यहाँ से अब हमको v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये क्या था, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आपका r था, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई r था। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये हो गया इसकी वैल्यू k ZEM डिवाइडेड बाई r, है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यहाँ से जब आप v स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करके, k ZEM तो एज इट इज रहेगा, इनटू r उधर चले जाएगा और डिवाइडेड बाई m यहाँ आएगा, m और m आपका कैंसल आउट हो गया। ठीक, और साथ में यहाँ पर r स्क्वायर भी है। ठीक, ओके, यहाँ पे r स्क्वायर भी है, तो ये वाला r इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू k ZE बाई r। ठीक,
और कुछ नहीं है। ओके, ये हो गया उसका वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी पूछ दे हाइड्रोजन एटम का, ठीक, तो क्या करेगा, किसी एक रेडियस को देगा और उस रेडियस के लिए आपको हाइड्रोजन पूछेगा, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे के तो क्या है, आपका कांस्टेंट है, आर की वैल्यू वो आपको देगा और जेड की वैल्यू देगा, है ना। आर की वैल्यू जो भी दे, जेड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर उसका 1 है एटम का, तो उसका जेड का वैल्यू 1 होगा। साथ में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर, जो उसका एक मिनट, उसका जो मास का वैल्यू जो होगा तब ये रखोगे, और जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करने बोलेगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये जो है आपका चार्ज का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे। तो ये पहला वाला जो आपका फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक, हाँ, यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हो गया आपका ई। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा एम। क्लियर, ये इस फॉर्मूला में एम नहीं है। ठीक, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। साथ में ये जो Q1 Q2 है, ये आपका जो चार्ज है ZE ऑलरेडी एक चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज और काम कर रहा है, तो ZE ये E स्क्वायर कर लीजिए इसको। ठीक, हाँ, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे E का इंटू, तो एक और एक इसका देखते हैं, ये हो गया ZE। ठीक है, और ये Q1 Q2 में एक तो पहले तो Z रख लिया उसका ZE, साथ में इलेक्ट्रॉन है वहां पे जिसका मास काम कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी लिखेंगे, तो यहाँ पे ZE स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं इसका हम क्या यूज करेंगे। ठीक, सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमारा जो मोमेंटम था एम वी आर इज इक्वल टू क्या था, एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, अगर यहां से हम वी स्क्वायर करें, पहले तो वी स्क्वायर के पहले मैं आपको ये कन्वर्ट कर देती हूँ, वी इज इक्वल टू इसको क्या करोगे, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई और एम आर। अब इधर से आप इसका वी स्क्वायर करते हो, ठीक, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन में, तो इधर क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर और h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। ये एक आपका इक्वेशन आ गया सेकंड, मैंने इस इक्वेशन को दे दिया फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और टू में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो इक्वेशन जो आपका फर्स्ट था वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, बाई एम आर, ये आपका पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर, साथ में एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो ये हो गया एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन है, अब इनका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इनका जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देते हैं। ठीक, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल करते हैं, तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर इज इक्वल टू, इक्वेशन टू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर अब आपको आर की वैल्यू चाहिए तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आर जिसको हम उधर लेके जाते हैं, इज इक्वल टू के जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप इसको उधर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर।
ठीक, तो पहली बात एक आर जब यहाँ से एक इधर लेके आए, अभी इस आर को सॉल्व, इधर मत लिखो, तो मल्टीप्लाई ये कर देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर एम आर और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। इतना हो गया, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम ठीक, तो यहाँ से जब आप r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा, r इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। ठीक, एन का स्क्वायर, और ये तो एक m यहाँ से कट गया, क्लियर है। अब यहाँ पे एन स्क्वायर है, इसको पूरा, इसका जो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल, आर इज इक्वल टू क्या, क्लियर है ये, आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। और ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड आपको पता होगा उसकी वैल्यू, इसमें सॉरी जेड एक तो आपका क्या है, वेरिएबल है, और साथ में एक एन वेरिएबल है, बाकी जितने भी हैं आपका क्या है, कुछ तो कांस्टेंट है जिनका जो है फिक्स्ड वैल्यू होगा। और अगर आप इसमें यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, इसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आर का एक इक्वेशन मिलेगा, ए नॉट एन स्क्वायर जेड। ठीक, और ये आपका किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, क्योंकि रेडियस की बात है, ये रेडियस। ठीक, तो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाय विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। अब इसमें किसी किसी जगह पे जो ये ए नॉट है, ए नॉट की जो वैल्यू है उसको आर नॉट के, मतलब आर नॉट इज इक्वल टू ए नॉट भी लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ए नॉट इज इक्वल टू आर नॉट आपको दे सकता है। और इस जो ए नॉट है, जो ए नॉट है उसकी जो फिक्स वैल्यू है वो क्या है, 0.53 और 0.53 या 52, या तो 0.53 या तो 0.52, ये आप ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, फाइंड रेडियस फॉर सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम प्लस आयन, हीलियम आयन। ठीक है, एटम आयन, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है इसका जो फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू ए नॉट और क्या है यहाँ पे एन स्क्वायर बाई जेड, और ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में हुआ। अब देखिए यहाँ पर r इज इक्वल टू आर नॉट या ए नॉट इज इक्वल टू वैल्यू अभी देखा हमने 5.3, ये हो सकता है। तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट लिखा है तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, और z इज इक्वल टू, हीलियम की बात कर रहे हैं तो ऑल्सो इट इज 2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, देख लीजिए वैल्यू पुट करने पर r इज इक्वल टू आपका ए नॉट 0.53 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z यानी कि 2, और ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आपका ये जो रेडियस है वो कितने एंगस्ट्रॉम आ गया, 1 पॉइंट, हाँ रुक जाओ यहाँ पे, ये हो गया 1.06 एंगस्ट्रॉम। आपका ये जो है रेडियस का वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको रेडियस बोहर्स इलेक्ट्रॉन्स का पूछ सकता है, बोहर्स इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूला के थ्रू, हीलियम एटम का, हाइड्रोजन एटम का, या कोई भी और डिफरेंट एटम भी दे सकता है। नोट डाउन करिए, इसके बाद इसके आगे हम और कुछ रिलेटेबल फॉर्मूलाज डेरिवेशन देखेंगे।
चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से रेडियस का किया वैसे ही आप कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है mvr इज इक्वल टू होता है nh/2 पाई। क्लियर है? अगर यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो nh/2 पाई ये mr हो गया। क्लियर है इतना? साथ में जब हमने स्टार्टिंग में r की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था और वो ये था कि आपका जब r ये आया था ZE², ठीक है, बाई 2 पाई नहीं Z² बाई r² और यहाँ पे क्या था NH भी था साथ में। ठीक, तो इस वैल्यू से जब आप r का जो वैल्यू वहां ऊपर की तरफ पुट करेंगे, यहाँ पे था 4 पाई² h, हाँ 4 पाई² h², ये इसको ठीक करेंगे 4 पाई² h²। तो इस तरह से जब आप r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये हो गया v, क्या हो गया भाई, ठीक, v इज इक्वल टू यहाँ पे देखो NH, ठीक, 2 पाई m, और ये जो r की वैल्यू है जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया 4 पाई², ठीक, 4 पाई², और ये आपका हो गया ZE², नीचे की तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो Z² यहाँ पर h², ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो v इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद देखो ये तो 2 2 जा 4, पाई से पाई ये सब क्या हो गया, कट गया आपका, तो ऊपर क्या आ गया 2 पाई, और साथ में यहाँ m भी था, ये m कट गया 2 पाई ZE², और यहाँ पे k भी था, ये हो गया आपका k डिवाइडेड बाई h, ठीक, डिवाइडेड बाई h, और ये हो गया आपका n। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं r की वैल्यू, v², ठीक, यहाँ से देखो r की एक वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर r² वहां लेके चले जाए तो n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई² m² और v², इसी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं वहां पे पुट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं r² इज इक्वल टू ये हो गया कहाँ पे लिख, हाँ r² इज इक्वल टू n² h² n² और ये h² डिवाइडेड बाय 4 पाई² m², ठीक है, 4 पाई² m², साथ में एक और टर्म था ना, वो था v², ठीक है, वेलोसिटी को हमने इधर ट्रांसफर किया था, ये हो गया v²। इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो जब r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो नीचे है वो ऊपर चला गया हमारा, ठीक है, साथ में k तो हमारे पास पहले से था, और ये जो mv पाई इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 4 पाई² m² v², और इधर साथ में क्या करोगे mv जो आपका
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है। इस वैल्यू को भी यहाँ पे क्या कर देंगे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये जो वैल्यू तीनों का पुट करें, उसके बाद ये हो गया एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे आर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा, एक कैलकुलेटेड टर्म आएगा। लेट मी चेक, कुछ मिसिंग है क्या? ओके, नहीं हम करेक्ट जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो है एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो k है, के जेड ई स्क्वायर आपका रहेगा ही भाई, के जेड ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एम वी आर वाला, तो ये जो एन एच बाई 2 पाई तो आ गया था। साथ में हमने जब क्या किया था, Q1 Q2 वाला जो फॉर्मूला रीड किया था, k बाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू क्या कर सकते हैं और कैलकुलेट करके, यहाँ पे अगर मैं इसको इज इक्वल टू आर स्क्वायर कर दूं यहाँ से हटा के, तो ये क्या हो गया आपका के जेड ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके जगह पे आप ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर ये क्या आएगा, 2.8 इंटू 10⁶, ठीक है, 10⁶ आपका z बाई n मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरह से हमको मिला है, क्योंकि बीच बीच के कुछ फॉर्मूला और भी यूज हो सकते हैं। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, इसको ध्यान से नोट डाउन करेंगे, ठीक। ठीक, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमारा हो गया एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो ये हो गया आपका एनर्जी। तो आपको पता है जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल जब काम करता है, ठीक है, तो ये हो गया डी आर, इंटीग्रेशन का आपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल के लिए जो था के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और ये है आपका डी आर। तो यहाँ पे जब इसको आप बाहर करोगे तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है, ये है आपका टोटल एनर्जी। अब इतना क्लियर है। अब आपको पता है कि एम वी आर का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एम वी, ये एन एच बाई 2 पाई, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। साथ में आपको पता है कि एम वी स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू होता है के ई, जो कि आपका काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? तो पहले ये वाला नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो ये आपका पोटेंशियल, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है इतना, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ जब आप बाहर निकालेंगे इसको, ये यार यहाँ पे, ठीक है, ये इसको क्लियर कर लेंगे। जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आपका जो आर स्क्वायर है वो इंटीग्रेशन होके क्या हो जाएगा, 1/r में आ जाएगा। बाकी जो कांस्टेंट जैसा एज इट इज बाहर निकलना था वो बाहर निकल गया। ये कुछ फॉर्मूला है जो यूज होगा और एक ये कुछ फॉर्मूला है जो यूज होगा, ठीक। तो अब सबसे पहली बात तो यहाँ से कुछ रिलेशन निकालना सीखिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये जो जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर दो, ये तो आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ गया, एम वी स्क्वायर, ये हो गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर, और साथ में और क्या था, हाँ ओके, माइनस जेड ई स्क्वायर। अब यही माइनस जेड ई स्क्वायर जो क्या है आपका माइनस के ई, ठीक, क्योंकि एम वी स्क्वायर आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर बराबर के ई 1/2।
अगर मैं 2 को इधर क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो mv² की जगह आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2ke। तो इस तरह से आपका देखिए जो ये ke है इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी pke के बराबर होता है, ठीक, माइनस pke के बराबर होता है, या फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस pe के बराबर। एक ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो kze²/2r ये हो गया आपका ke का, ठीक, माइनस kze²r, इन दोनों को जब माइनस करोगे आप तो ये हो गया ke का वैल्यू माइनस ker। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, अगर यहाँ पर kze² को देखा जाए, ठीक है, kz² तो ये इतना क्या है वैल्यू, इसका p का है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला टोटल एनर्जी का अगर आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू पुट करके तो माइनस 13.6 इंटू आपका ये हो गया n²/z², ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसका यूनिट होगा। तो टोटल एनर्जी का ये जो है डेरिवेशन फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करिए। एक मिनट, इसमें बच्चा ये सुधारो, ये हो जाएगा आपका z² ऊपर चले जाएगा और ये हो गया n², क्योंकि यहाँ पे देखो z² ऊपर ही है ना, जब इसको आप ट्रांसफर करके क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे जब इसकी वैल्यू, तो आपका पूरा वैल्यू क्या आएगा, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद इससे रिलेटेबल एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी का। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, डेरिवेशन में बीच बीच में कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको अगर आप जानते हैं तो आपके लिए हो सकता है इसके पहले वाले टर्म्स पूछ दिए जाए तो इजी हो आपके लिए। तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड टोटल एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट ना, ये सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोहर इलेक्ट्रॉन के लिए, बोहर ऑर्बिट के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आपका सेकेंड ऑर्बिट हो गया, और z इज इक्वल टू किसके लिए, अगर z इज इक्वल टू 2 है तो ये बेरिलियम प्लस के लिए है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट, और ये बेरिलियम का आपका क्या हो गया, प्लस आयन, तो बेरिलियम का 4, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है माइनस 13.6 क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। इसका फॉर्मूला माइनस 13.6 z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस 13.6 इंटू z² मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे जो आपका आंसर आएगा वो टोटल एनर्जी होगा। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा देखते हैं, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम पर एटम आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपका टोटल एनर्जी इस तरह से काउंट करेंगे। और देखो टोटल एनर्जी के बाद आपका ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, और ये हो गया आपके रेडियस के लिए, ठीक। तो आपको बोहर जो मॉडल है उसके अंदर रेडियस से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, साथ में आपका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम वो अगली क्लास में इनसे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।